और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। भारत ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। 50% भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी आज नॉन फॉसिल फ्यूल से हो गई है और ये टारगेट 2030 का था। 2030 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया गया है। मैं पिछले डेवोस में एक बार ऐसे ही किसी ग्रुप में मैंने क्विज रखा था कि आप अंदाज लगाइए भारत की जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की कितनी है। लोग आश्चर्य करते थे जब उनको 42% बताया। बहुत बड़े समृद्ध देश भी इतना लेवल अचीव नहीं कर पाए जो भारत ने अचीव किया है और अब वो डेवोस में 42% का आंकड़ा था, अब 50% हो गया है, जो कि बहुत देश के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए रोजगार सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साधारण नागरिक के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आने वाले समय तक रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस लैंडमार्क अचीवमेंट से संबंधित दोनों कैबिनेट के फैसले थे, इसलिए आपके सामने ये रखा। मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके प्रश्न लूँगा और प्रश्न में जैसे हमने नई प्रथा बनाई है वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 22 फर्स्ट रो में लेफ्ट से। Sir, about this decision for farmers, what is the allocation you are giving, or it will be primarily a combination from all other ministries? It will be put together. इसमें कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। 11 मिनिस्ट्रीज, 36 प्रोग्राम, 36 स्कीम्स और ऑन एन एवरेज इसमें जो एस्टिमेट किया गया है हर जिले में एनुअली करीब 20,000 करोड़ रुपए का, 24,000 करोड़ रुपीस का एग्रीकल्चर में इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। 24,000 करोड़ रुपीस पर ईयर, ये आपके सामने डेटा रखा है। 30। ठीक, थैंक यू। सेकेंड रो, यस 149। निर्धारण कैसे करें, क्या पैमाने होंगे जिले के निर्धारण में? 3 पैमाने हैं इसमें। लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप डेंसिटी और तीसरा बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जहाँ पे, तीव्रता कम हो यानी क्रॉप्स कम हो कि बहुत काफ़ी खाली सा एरिया है, क्रॉप ग्रो नहीं हो रहे हैं, और क्रेडिट जो किसान क्रेडिट कार्ड हो या दूसरे जो क्रेडिट के माध्यम है उससे कम पहुँचता हो जिन जिलों में, उसके माध्यम से हो। एक तरीके से चलिए, सीक्वेंस में चलिए, एक डिसिप्लिन बनाया आपने, एक करके उसी डिसिप्लिन से चलिए। सेकेंड रो में 22 नंबर। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, जो हमारे फ्रेंड दीपक ने सवाल पूछा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि 24,000 करोड़ रुपए 36 स्कीम के तहत जो पहले से एलोकेटेड पैसा है उससे ओवर एंड एबव होगा या फिर उसी का कंबाइंड? उन्हीं स्कीमों में से। उन्हीं स्कीमों से। दूसरा सवाल, NTPC में जो हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो NTPC ग्रीन में जाएगा या फिर NTPC ग्रीन के सब्सिडी NTPC रिन्यूएबल? दोनों में जाएगा, सब में जाएगा। NTPC का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं और कई सारी SPVs भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं नया प्रोजेक्ट लगता है एक तो SPV बनती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा। जॉइंट वेंचर्स में भी जाएगा, NTPC रिन्यूएबल्स में भी जाएगा और NTPC रिन्यूएबल की सब्सिडरीज में भी जाएगा, प्लस NTPC ग्रीन की सब्सिडरीज में भी जाएगा। आप मिस कर गई थी फर्स्ट फ्लोर में 239 बताएं। Just a kind of a reiteration of the NTPC decision and NLC also, just in brief. A reiteration. What's the aim? Aim is to increase the investment in renewables. I think I've explained it fully. आप रिकॉर्डिंग देख लेना। 39 सेकेंड रो। Sir, namaskar. Shishir here from Hindu Business Line.
Sir, when you're talking about NTPC investment, what will be the time period for 20,000 crore rupees? And second thing is that will the NTPC on its own will put the money, or is there any other mechanism which the decision is talking about? किसी भी प्रोजेक्ट में NTPC या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, when they start investing funds, there is a structure of debt and equity. There are different sources of funds. This is the equity investment which has been approved. This 20,000 crore rupees is the equity investment which NTPC is now authorized to invest in the green energy projects. As I noted here, there are 26 gigawatt projects which are work in progress at this point of time. It's a large portfolio of renewable energy projects. These projects plus the new projects which are coming up, where NTPC is either bidding or creating joint ventures or creating partnerships with states. In all those projects, they can now use this authorization to invest. टाइम पीरियड तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे वैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे. 25. Sir, Abhishek from Business Line. Follow-up question, sir. Is sir same question for Naval Lignite? These are listed entities. So when you're investing 7,000 crore or 20,000 crore, these are in the form of what? Direct investments by the government hiking stakes? Okay, so I think I've understood what your major point is. Every PSU has a certain limit over which, if they want to invest, then they have to come to the cabinet. Below that, there are delegations of power. Some investments can be done at the board level. Some have to be approved by the Department of Public Enterprises. And then above that, they have to come to the cabinet. So these are the two large investment approvals they have taken. That's why they have come to the cabinet. I think that clarifies this. Yes. 76, third row. Hi, sir. Sir, Dvesh from Economic Times. Sir, just trying to understand, will this be a grant from Government of India, or No. this will be an approval for the board to raise funds? This is an approval to the board. Okay. So third floor 238. मेरा सवाल है कि ये जो प्रधानमंत्री किसान धन निधान योजना है, जिसके लिए आपने 100 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने की बात की है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारी बहुत एक अच्छी योजना है. उसमें और इसके बीच में सिनर्जी कैसे बनाई जाएगी, या अलग अलग ये चलेंगे दोनों? ये स्कीम पूरी की पूरी सिनर्जी पर ही आधारित है. जैसा आपने देखा 11 मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स को, इरिगेशन के प्रोग्राम को, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम को, फर्टिलाइज़र के प्रोग्राम को, हर तरह से रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को, कोऑपरेशन के प्रोग्राम को, इन सब को सिनर्जाइज करके काम करने का बड़ा लक्ष्य है, जो कि डिफ़िकल्ट भी बहुत होता है. उसको इस कार्यक्रम के तहत लिया गया है. इसको जो इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव होगा, जिस तरह से सिलेक्ट होंगे, जैसा आपने अभी पूछा था इधर, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से इन 3 पैरामीटर्स पे देश की सारे जिलों की रैंकिंग होगी, और उसमें से जो जिन जिलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 100 ऐसे जिलों को इसमें निर्धारित करके इसमें लिया जाएगा. 11. सर, जैसा कि राज्यों की बड़ी भूमिका इसमें होगी, मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से, किस तरह से स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होगा? चूँकि 11 मंत्रालय हैं, उनको अपने अपने प्रोग्राम्स लगभग 35 प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, 36 प्रोग्राम जो है कन्वर्जेंस के जरिए लाने हैं. तो स्टेट्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया? कृषि प्रैक्टिकली राज्य का विषय है हमारे संविधान के अनुसार, और राज्यों के साथ मिलकर ही कृषि के सारे कार्यक्रम अभी भी किए जाते हैं. आज भी एग्रीकल्चर के जितने भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, राज्यों के साथ मिलकर ही उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है. और इस पर्टिकुलर स्कीम में तो कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा इंटेंस रहेगा. कई तरीके से इसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स बनाए गए हैं. जिस तरह से ये देखिए आपके सामने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे टीम्स बनाई जाएंगी. एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बनेंगे, कंसल्टेशन के माध्यम से कंप्लीट इसका एक्शन प्लान बनेगा. तो बहुत ही इंटेंस इसमें रोल रहेगा स्टेट्स का. थर्ड फ्लोर 165. ये जो सारी योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर में,
किसानों तक ये कैसे पहुंचेगा कि हाँ उनके लिए कुछ स्पेशल आया है जिसका बेनिफिट उनको आपके माध्यम से? थैंक यू। दूसरा सर, एनटीपीसी को जो आपने ग्रीन रिन्यूएबल जो फ्रीडम दिया है, क्या उसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल, एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ जुड़े हुए कई छोटे और खासकर एमएसएमई से जुड़े बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। 232 अपना परिचय भी दें। सर अनिरुद्ध हूँ मैं, दैनिक भास्कर से। सर ये जो एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जो धन धान्य वाली योजना है, इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से वो अलग 100 होंगे या अलग है? अलग होंगे, मैंने अभी बताया, मतलब वो अलग। 136 अलग और उसके 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता को अध्ययन करके ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो यानी ये जो 3 ये अलग होंगी, 100 की 100 ये जो 3 क्राइटेरिया है, ये उस आधार पे, मतलब ये अब उनसे उनको एस्पिरेशनल को अलग मान लिया गया, मतलब वो एस्पिरेशनल प्रोग्राम अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ये एक धन धान्य प्रोग्राम में इन 3 पैरामीटर के आधार पर 100 जिलों का चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, इनके बाद। सर मैं सचिन बुधोलिया हूँ, हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल ये है कि ये जो धन धान्य योजना है, इसमें जैसे 36 अलग अलग योजनाओं को आपने एक साथ किया है, तो इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर होगा या कि किसान को चुन करके उसको योजनाओं को लाभ देने का होगा? और इसमें क्या एक बार अगर किसी लाभार्थी का चयन किया है तो उसको एक साथ अलग अलग अप्रूवल से लेने पड़ेंगे, या कि उसको एक साथ अगर एक बार चयन कर लिया तो बाकी सभी योजनाओं को लाभ मिलेगा कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो 36 स्कीमें हैं उनमें कई तरह की स्कीम्स हैं और कई तरह के उसमें कार्यक्रम हैं। इसमें फोकस रहेगा किसान के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आए, और उसके लिए चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, हर तरह के जो इनिशिएटिव्स लेने होंगे वो सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत इसमें प्रयास लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। जिस तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बहुत मेहनत लगी थी, लगातार मेहनत लगी थी, लगातार रिव्यू होते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पे इतने रिव्यू हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के, तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। ये अच्छा बड़ा कार्यक्रम है। 4th रो में कोई नो, दिस साइड 4th रो में। हाँ, 214। सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो आपने एनटीपीसी ग्रीन और एनटीपीसी रिन्यूएबल 2 कंपनियों का कहा कि 20,000 करोड़ के करीब वो आप रेज कर पाएंगे, तो सर क्या इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली किया गया है? क्योंकि सर एनटीपीसी ग्रीन में सोलर और नॉन फॉसिल के लिए है, नॉन फॉसिल में जो भी आते हैं। नेक्स्ट। So this is Sanjeev Chopra from PTI. You said that India is already going forward towards renewable energy and green energy. So it already achieved a target of 50% of the total power output. So have you fixed another target, since you are going for more investment in the green energy sector? Have you fixed a particular target, above 50%? What will you achieve by when? इतना आगे पहुंच चुके हैं और इसको बढ़ाते जाएं बस। I think nobody is here. So 79 is 47 पहले। सर प्रकाश प्रियदर्शी, आप ठीक है, आप बता दीजिए। फिर बोला प्रकाश प्रियदर्शी फ्रॉम ET Now, sir, on your right, on your left side, your left, sir. Yes. So on this approval to NLCIL, you said that the company will form a new subsidiary to club its all renewable energy projects going forward, but the NLCIL has already a subsidiary called NRIL. Correct. I am saying already there is NIRL. These projects which are operating projects, they will be shifted to this subsidiary. Okay, so there will be a new subsidiary that will be formed. No. They will be all shifted to NIRL. Okay. Thank you. NIRL, just like NTPC, there is a NTPC Green, which is focused on non-fossil. Similarly, NLC has NIRL. So many of the projects, there's 7 projects which were operating assets, part of NLC, they will be shifted to NIRL. 47.
Sir, Premanshu from ABP. I was just asking that whether the states will have a say in the selection of the districts. Big role. If the states say that I will want this district, not that, or objective parameters. Okay. ठीक 243. Most of the data is coming from states only. In parameters ka. I think this is data the states ही last question. 243. Sir, this is Sandeep Das from Financial Express. Can I have a list of that schemes which will be merged in this, and there will be now changes in the budgetary allocation for the FY26 because all the scheme will be merged. So is that so? Now there will be changes in. It is convergence. It is convergence of these schemes, not merger. Okay. But how can we get the list of what are the schemes to be merged? लिस्ट आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में दे देंगे। समझ और गहरी होगी। साइंस और माइक्रोग्रेविटी की स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे। भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है। हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है। शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता ने भारत को अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है। भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है। उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमता और उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। सरकार को इस बात पर गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह आदित्य L1 मिशन ने सूर्य के रहस्यों को समझने में नई दिशा दी है। ये उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है उसे नई मजबूती मिलेगी। ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में पारित हुआ है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी के सफल मिशन पर। मैं साथियों आता हूँ कैबिनेट के दूसरे फैसलों पर। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन में बड़ा एक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी रखे गए हैं जिससे कि किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए। और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा है। वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही
एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफ़ी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पर ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज़ का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइज़र खरीदने का हो, हर काम में वो उपयोग में ले सके। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हर एक जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर और उसके साथ बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना, जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नए छोटे लेवल पे उद्योग खड़े करना, इस तरह के कई तरह की एक्टिविटीज़ को इसमें मास्टर प्लान में लिया जाएगा। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम्स अप प्रोग्राम है। जिले से भी नीचे ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा। हर जगह पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिसर्च लैब्स में है वो ज़मीन तक पहुँचे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आज के युग में डिजिटल की दुनिया में जो ऐप बना के, डैशबोर्ड्स बना के, उन सब का एक रेगुलर इसमें पूरा उपयोग किया जाएगा। मैं साथियों दूसरे विषय पे आता हूँ। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए थे, वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है, उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। तो ये एक बहुत
बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। वैसा ही फैसला लिया गया नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। भारत ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। 50% भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी आज नॉन फॉसिल फ्यूल से हो गई है और ये टारगेट 2030 का था। 2030 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया गया है। मैं पिछले डेवोस में एक बार ऐसे ही किसी ग्रुप में मैंने क्विज रखा था कि आप अंदाज लगाइए भारत की जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की कितनी है। लोग आश्चर्य करते थे जब उनको 42% बताया। बहुत बड़े समृद्ध देश भी इतना लेवल अचीव नहीं कर पाए जो भारत ने अचीव किया है और अब वो डेवोस में 42% का आंकड़ा था, अब 50% हो गया है, जो कि बहुत देश के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए रोजगार सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साधारण नागरिक के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आने वाले समय तक रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस लैंडमार्क अचीवमेंट से संबंधित दोनों कैबिनेट के फैसले थे, इसलिए आपके सामने ये रखा। मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके प्रश्न लूँगा और प्रश्न में जैसे हमने नई प्रथा बनाई है वैसे ही करेंगे। पहले 22 फर्स्ट रो में लेफ्ट से। Sir, about this decision for farmers, what is the allocation you are giving, or it will be primarily a combination from all other ministries? It will be put together. इसमें कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। 11 मिनिस्ट्रीज, 36 प्रोग्राम, 36 स्कीम्स और ऑन एन एवरेज इसमें जो एस्टिमेट किया गया है हर जिले में एनुअली करीब 20,000 करोड़ रुपए का 24,000 करोड़ रुपीस का एग्रीकल्चर में इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। 24,000 करोड़ रुपीस पर ईयर, ये आपके सामने डेटा रखा है। 30। ठीक, थैंक यू। सेकेंड रो, यस 149। निर्धारण कैसे करें, क्या पैमाने होंगे जिलों के निर्धारण में? 3 पैमाने हैं इसमें। लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप डेंसिटी और तीसरा बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जहाँ पे, तीव्रता कम हो यानी क्रॉप्स कम हो कि बहुत काफ़ी खाली सा एरिया है, क्रॉप ग्रो नहीं हो रहे हैं, और क्रेडिट जो किसान क्रेडिट कार्ड हो या दूसरे जो क्रेडिट के माध्यम है उससे कम पहुँचता हो जिन जिलों में, उसके माध्यम से हो। एक तरीके से चलिए, सीक्वेंस में चलिए, एक डिसिप्लिन बनाया आपने, एक एक करके उसी डिसिप्लिन से चलिए। सेकेंड रो में 22 नंबर। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, जो हमारे फ्रेंड दीपक ने सवाल पूछा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि 24,000 करोड़ रुपए 36 स्कीम के तहत जो पहले से एलोकेटेड पैसा है उससे ओवर एंड एबव होगा या फिर उसी का कंबाइंड? उन्हीं स्कीमों में से। उन्हीं स्कीमों से। दूसरा सवाल, NTPC में जो हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो NTPC ग्रीन में जाएगा या फिर NTPC ग्रीन के सब्सिडी NTPC रिन्यूएबल? दोनों में जाएगा, सब में जाएगा। NTPC का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं और कई सारी SPVs भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं नया प्रोजेक्ट लगता है एक तो SPV बनती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा। जॉइंट वेंचर्स में भी जाएगा, NTPC रिन्यूएबल्स में भी जाएगा और NTPC रिन्यूएबल की सब्सिडरीज में भी जाएगा, प्लस NTPC ग्रीन की सब्सिडरीज में भी जाएगा। आप मिस कर गई थी फर्स्ट फ्लोर में 239 बताएं। Just a kind of a reiteration of the NTPC decision and NLC also, just in brief. A reiteration. What's the aim? Aim is to increase the investment in renewables.
आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फुल्ली. आप रिकॉर्डिंग देख लेना. 39 सेकंड. Sir, Namaskar. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, when you're talking about NTPC investment, what will be the time period for 20,000 crore rupees? And second thing is that will the NTPC on its own will put the money, or is there any other mechanism which the decision is talking about? किसी भी प्रोजेक्ट में NTPC या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, when they start investing funds, there is a structure of debt and equity. There are different sources of funds. This is the equity investment which has been approved. This 20,000 crore rupees is the equity investment which NTPC is now authorized to invest in the green energy projects. As I noted here, there are 26 gigawatt projects which are work in progress at this point of time. It's a large portfolio of renewable energy projects. These projects plus the new projects which are coming up, where NTPC is either bidding or creating joint ventures or creating partnerships with states. In all those projects, they can now use this authorization to invest. Time period तो जैसे जैसे projects आते जाएंगे वैसे invest करते जाएंगे. 25. Sir, Abhishek from Business Line. Follow-up question, sir. Is sir same question for Naval Lignite? These are listed entities. So when you're investing 7,000 crore or 20,000 crore, these are in the form of what? Direct investments by the government hiking stakes? Okay, so I think I've understood what your major point is. Every PSU has a certain limit over which, if they want to invest, then they have to come to the cabinet. Below that, there are delegations of power. Some investments can be done at the board level. Some have to be approved by the Department of Public Enterprises. And then above that, they have to come to the cabinet. So these are the two large investment approvals they have taken. That's why they have come to the cabinet. I think that clarifies this. Yes. 76, third row. Hi, sir. Sir, Dvesh from Economic Times. Sir, just trying to understand, will this be a grant from Government of India, or no? This will be an approval for the board to raise funds. This is an approval to the board. Okay. So third floor 238. मेरा सवाल है कि ये जो प्रधानमंत्री किसान धन योजना है, जिसके लिए आपने 100 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने की बात की है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारी बहुत एक अच्छी योजना है. उसमें और इसके बीच में सिनर्जी कैसे बनाई जाएगी, या अलग अलग ये चलेंगे दोनों? ये स्कीम पूरी की पूरी सिनर्जी पर ही आधारित है. जैसा आपने देखा 11 मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स को, इरिगेशन के प्रोग्राम को, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम को, फर्टिलाइज़र के प्रोग्राम को, हर तरह से रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को, कोऑपरेशन के प्रोग्राम को, इन सब को सिनर्जाइज करके काम करने का बड़ा लक्ष्य है, जो कि डिफ़िकल्ट भी बहुत होता है. उसको इस कार्यक्रम के तहत लिया गया है. इसको जो इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव होगा, जिस तरह से सिलेक्ट होंगे, जैसा आपने अभी पूछा था इधर, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से इन 3 पैरामीटर्स पे देश की सारे जिलों की रैंकिंग होगी, और उसमें से जो जिन जिलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 100 ऐसे जिलों को इसमें निर्धारित करके इसमें लिया जाएगा. 11. सर, जैसा कि राज्यों की बड़ी भूमिका इसमें होगी, मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से, किस तरह से स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होगा? चूँकि 11 मंत्रालय हैं, उनको अपने अपने प्रोग्राम्स लगभग 35 प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, 36 प्रोग्राम जो है कन्वर्जेंस के जरिए लाने हैं. तो स्टेट्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया? कृषि प्रैक्टिकली राज्य का विषय है हमारे संविधान के अनुसार, और राज्यों के साथ मिलकर ही कृषि के सारे कार्यक्रम अभी भी किए जाते हैं. आज भी एग्रीकल्चर के जितने भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, राज्यों के साथ मिलकर ही उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है. और इस पर्टिकुलर स्कीम में तो कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा इंटेंस रहेगा. कई तरीके से इसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स बनाए गए हैं. जिस तरह से ये देखिए आपके सामने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे टीम्स बनाई जाएंगी. एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बनेंगे, कंसल्टेशन के माध्यम से कंप्लीट इसका एक्शन प्लान बनेगा. तो बहुत ही इंटेंस इसमें रोल रहेगा स्टेट्स का. थर्ड फ्लोर 165.
जो सारी योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं खासकर एग्रीकल्चर में, किसानों तक ये कैसे पहुंचेगा कि हाँ उनके लिए कुछ स्पेशल आया है जिसका बेनिफिट उनको आपके माध्यम से? थैंक यू। दूसरा सर, एनटीपीसी को जो आपने ग्रीन रिन्यूएबल जो फ्रीडम दिया है, क्या उसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल, एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ जुड़े हुए कई छोटे और खासकर एमएसएमई से जुड़े बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। 232 अपना परिचय भी दें। सर अनिरुद्ध हूँ मैं, दैनिक भास्कर से। सर ये जो एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जो धन धान्य वाली योजना है इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से वो अलग 100 होंगे या अलग है? अलग होंगे, मैंने अभी बताया, मतलब वो अलग। 136 अलग और उसके 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता को अध्ययन करके ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो यानी ये जो 3 ये अलग होंगी 100 की 100 ये जो 3 क्राइटेरिया है ये उस आधार पे, मतलब ये अब उनसे उनको एस्पिरेशनल को अलग मान लिया गया, मतलब वो एस्पिरेशनल प्रोग्राम अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ये एक धन धान्य प्रोग्राम में इन 3 पैरामीटर के आधार पर 100 जिलों का चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, इनके बाद। सर मैं सचिन बुधोलिया हूँ, हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल ये है कि ये जो धन धान्य योजना है, इसमें जैसे 36 अलग अलग योजनाओं को आपने एक साथ किया है, तो इसमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर होगा या कि किसान को चुन करके उसको योजनाओं को लाभ देने का होगा? और इसमें क्या एक बार अगर किसी लाभार्थी का चयन किया है तो उसको एक साथ अलग अलग अप्रूवल से लेने पड़ेंगे, या कि उसको एक साथ अगर एक बार चयन कर लिया तो बाकी सब योजनाओं का लाभ मिलेगा कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो 36 स्कीमें हैं उनमें कई तरह की स्कीम्स हैं और कई तरह के उसमें कार्यक्रम हैं। इसमें फोकस रहेगा किसान के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आए, और उसके लिए चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, हर तरह के जो इनिशिएटिव्स लेने होंगे वो सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत इसमें प्रयास लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। जिस तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बहुत मेहनत लगी थी, लगातार मेहनत लगी थी, लगातार रिव्यू होते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पे इतने रिव्यू हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के, तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। ये अच्छा बड़ा कार्यक्रम है। 4th रो में कोई नो, दिस साइड 4th रो में। हाँ, 214। सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो आपने एनटीपीसी ग्रीन और एनटीपीसी रिन्यूएबल 2 कंपनियों का कहा कि 20,000 करोड़ के करीब वो आप रेज कर पाएंगे, तो सर क्या इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली किया गया है? क्योंकि सर एनटीपीसी ग्रीन में सोलर और नॉन फॉसिल के लिए है, नॉन फॉसिल में जो भी आते हैं। नेक्स्ट। So this is Sanjeev Chopra from PTI. You said that India is already going forward towards renewable energy and green energy. So it already achieved a target of 50% of the total power output. So have you fixed another target, since you are going for more investment in the green energy sector? Have you fixed a particular target, above 50%? What will you achieve by when? इतना आगे पहुंच चुके हैं और इसको बढ़ाते जाएं बस। I think nobody is here. So 79 is 47 पहले। सर प्रकाश प्रियदर्शी। आप ठीक है, आप बता दीजिए। बोला प्रकाश प्रियदर्शी फ्रॉम ET Now, sir, on your right, on your left side, your left, sir. Yes. So on this approval to NLCIL, you said that the company will form a new subsidiary to club its all renewable energy projects going forward, but the NLCIL has already a subsidiary called NRIL. Correct. I am saying already there is NIRL. These projects which are operating projects, they will be shifted to this subsidiary. Okay, so there will be a new subsidiary that will be formed. No. They will be all shifted to NIRL. Okay. Thank you. NIRL, just like NTPC, there is a NTPC Green, which is focused on non-fossil. Similarly, NLC has NIRL. So many of the projects, there's 7 projects which were operating assets, part of NLC,
they will be shifted to NIRL. 47. Sir, Premanshu from AVP, I was just asking that whether the states will have a say in the selection of the districts. Big role. If the states say that I will want this district, not that, or objective parameters. Okay. 243. Most of the data is coming from states only. In parameters ka. I think this is data the states ही मिलते last हैं. question. 243. Sir, this is Sandeep Das from Financial Express. Can I have a list of that schemes which will be merged in this? And there will be now changes in the budgetary allocation for the FY26 because all the scheme will be merged. So is that so? Now there will be changes in It is convergence. It is convergence of these schemes, not merger. Okay. But how can we get the list of what are the schemes to be लिस्ट आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में दे देंगे. समझ और गहरी होगी. साइंस और माइक्रोग्रेविटी की स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे. भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है. हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है. शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता ने भारत को अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है. भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है. मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है. उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमता और उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है. पर सरकार को इस बात पर गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है. 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी. इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है. इसी तरह आदित्य L1 मिशन ने सूर्य के रहस्यों को समझने में नई दिशा दी है. ये उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है. सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है. इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं. इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है. साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है. इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे. मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा. 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है उसे नई मजबूती मिलेगी. ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में पारित हुआ है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी के सफल मिशन पर. मैं साथियों आता हूँ कैबिनेट के दूसरे फैसलों पर. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के जीवन में बड़ा एक परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए हैं और उन फैसलों में बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी रखे गए हैं जिससे कि किसानों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए. और आप ये भी जानते हैं कि एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है उनको कैसे ऊपर लेके आए. आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा. वर्ल्ड बैंक ने, यूएन ने, सब ने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है. आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें. ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है.
बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफ़ी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पे ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। पांचवा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइजर खरीदने का हो, हर काम में वो उपयोग में ले सके। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। हर एक जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर और उसके साथ बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे बकरी का पालन करना, मुर्गी का पालन करना, जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कुछ नए छोटे लेवल पे उद्योग खड़े करना, इस तरह के कई तरह की एक्टिविटीज़ को इसमें मास्टर प्लान में लिया जाएगा। बहुत ही किसानों के साथ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करके इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा। टॉप डाउन नहीं है, ये बॉटम्स अप प्रोग्राम है। जिले से भी नीचे, ब्लॉक के लेवल से ऊपर ये प्रोग्राम बनेगा। हर जगह पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और जो रिसर्च लैब्स में है वो ज़मीन तक पहुँचे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और आज के युग में डिजिटल की दुनिया में जो ऐप बना के, डैशबोर्ड्स बना के, उन सब का एक रेगुलर इसमें पूरा उपयोग किया जाएगा। मैं साथियों दूसरे विषय पे आता हूँ। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, वो कमिटमेंट दुनिया भर में सराहा गया है। और जो बड़े बड़े हमने गोल पहले 2030 के लिए लिए थे, वो 2025 में हम अचीव कर रहे हैं। उस दिशा में आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है एनटीपीसी का। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है रिन्यूएबल एनर्जी में। उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से है, एनटीपीसी टॉप लेवल पे, होल्डिंग लेवल पे, फिर एनटीपीसी ग्रीन बिजनेस इनकी, जिसमें कई सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं, और एनटीपीसी रिन्यूएबल्स करके एक सब्सिडरी है,
उसका मेजर फोकस ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एडिशन पे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। वैसा ही फैसला लिया गया नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक। भारत ने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है। 50% भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी आज नॉन फॉसिल फ्यूल से हो गई है और ये टारगेट 2030 का था। 2030 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया गया है। मैं पिछले डेवोस में एक बार ऐसे ही किसी ग्रुप में मैंने क्विज रखा था कि आप अंदाज लगाइए भारत की जनरेशन कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की कितनी है। लोग आश्चर्य करते थे जब उनको 42% बताया। बहुत बड़े समृद्ध देश भी इतना लेवल अचीव नहीं कर पाए जो भारत ने अचीव किया है और अब वो डेवोस में 42% का आंकड़ा था, अब 50% हो गया है, जो कि बहुत देश के लिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नए रोजगार सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्पिटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक साधारण नागरिक के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आने वाले समय तक रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस लैंडमार्क अचीवमेंट से संबंधित दोनों कैबिनेट के फैसले थे, इसलिए आपके सामने ये रखा। मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपके प्रश्न लूँगा और प्रश्न में जैसे हमने नई प्रथा बनाई है वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 22 फर्स्ट रो में लेफ्ट से। Sir, about this decision for farmers, what is the allocation you are giving, or it will be primarily a combination from all other ministries? It will be put together. इसमें कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। 11 मिनिस्ट्रीज, 36 प्रोग्राम, 36 स्कीम्स और ऑन एन एवरेज इसमें जो एस्टिमेट किया गया है हर जिले में एनुअली करीब 20,000 करोड़ रुपए का 24,000 करोड़ रुपीस का एग्रीकल्चर में इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। 24,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। ये आपके सामने डेटा रखा है 30। ठीक, थैंक यू। सेकेंड रो, यस 149। निर्धारण कैसे करें, क्या पैमाने होंगे जिले के निर्धारण में? 3 पैमाने हैं इसमें। लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप डेंसिटी और तीसरा बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो जहाँ पे, तीव्रता कम हो यानी क्रॉप्स कम हो कि बहुत काफ़ी खाली सा एरिया है, क्रॉप ग्रो नहीं हो रहे हैं, और क्रेडिट जो किसान क्रेडिट कार्ड हो या दूसरे जो क्रेडिट के माध्यम है उससे कम पहुंचता हो जिन जिलों में, उसके माध्यम से हो। एक तरीके से चलिए, सीक्वेंस में चलिए, एक डिसिप्लिन बनाया अपन एक एक करके, उसी डिसिप्लिन से चलिए। सेकेंड रो में 22 नंबर। सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से, जो हमारे फ्रेंड दीपक ने सवाल पूछा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि 24,000 करोड़ रुपए 36 स्कीम के तहत जो पहले से एलोकेटेड पैसा है उससे ओवर एंड एबव होगा या फिर उसी का कम? उन्हीं स्कीमों में से। उन्हीं स्कीमों से। दूसरा सवाल, NTPC में जो हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए के रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात की है, वो NTPC ग्रीन में जाएगा या फिर NTPC ग्रीन के सब्सिडी NTPC रिन्यूएबल? दोनों में जाएगा, सब में जाएगा। NTPC का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं और कई सारी SPVs भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं नया प्रोजेक्ट लगता है एक तो SPV बनती है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा। जॉइंट वेंचर्स में भी जाएगा, NTPC रिन्यूएबल्स में भी जाएगा और NTPC रिन्यूएबल की सब्सिडरीज में भी जाएगा, प्लस NTPC ग्रीन की सब्सिडरीज में भी जाएगा। आप मिस कर गई थी फर्स्ट फ्लोर में 239 बताएं। Just a kind of a reiteration of the NTPC decision and NLC also, just in brief.
A reiteration. Want me to What's repeat? the aim? Aim is to increase the investment in renewables. I think I've explained it fully. आप recording देख लेना. 39 second row. Sir, Namaskar. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, when you're talking about NTPC investment, what will be the time period for 20,000 crore rupees? And second thing is that will the NTPC on its own will put the money, or is there any other mechanism which the decision is talking about? किसी भी प्रोजेक्ट में NTPC या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, when they start investing funds, there is a structure of debt and equity. There are different sources of funds. This is the equity investment which has been approved. This 20,000 crore rupees is the equity investment which NTPC is now authorized to invest in the green energy projects. As I noted here, there are 26 gigawatt projects which are work in progress at this point of time. It's a large portfolio of renewable energy projects. These projects plus the new projects which are coming up, where NTPC is either bidding or creating joint ventures or creating partnerships with the states. In all those projects, they can now use this authorization to invest. Time period तो जैसे जैसे projects आते जाएंगे वैसे invest करते जाएंगे. 25. Sir, Abhishek from Business Line. Follow-up question, sir. Is sir same question for Naval Lignite? These are listed entities. So when you're investing 7,000 crore or 20,000 crore, these are in the form of what? Direct investments by the government hiking stakes? Okay, so I think I've understood what your major point is. Every PSU has a certain limit over which, if they want to invest, then they have to come to the cabinet. Below that, there are delegations of power. Some investments can be done at the board level. Some have to be approved by the Department of Public Enterprises. And then above that, they have to come to the cabinet. So these are the two large investment approvals they have taken. That's why they have come to the cabinet. I think that clarifies this. Yes. 76 third row. Hi, sir. Sir, Tuesh from Economic Times. So just trying to understand, will this be a grant from Government of India, or no? This will be an approval for the board to raise funds. This is an approval to the board. Okay. So third floor 238. मेरा सवाल है कि ये जो प्रधानमंत्री किसान धन योजना है, जिसके लिए आपने 100 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने की बात की है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारी बहुत एक अच्छी योजना है. उसमें और इसके बीच में सिनर्जी कैसे बनाई जाएगी, या अलग अलग ये चलेंगे दोनों? ये स्कीम पूरी की पूरी सिनर्जी पर ही आधारित है. जैसा आपने देखा 11 मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम्स को, इरिगेशन के प्रोग्राम को, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम को, फर्टिलाइज़र के प्रोग्राम को, हर तरह से रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को, कोऑपरेशन के प्रोग्राम को, इन सब को सिनर्जाइज करके काम करने का बड़ा लक्ष्य है, जो कि डिफ़िकल्ट भी बहुत होता है. उसको इस कार्यक्रम के तहत लिया गया है. इसको जो इसमें 100 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव होगा, जिस तरह से सिलेक्ट होंगे, जैसा आपने अभी पूछा था इधर, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से इन 3 पैरामीटर्स पे देश की सारे जिलों की रैंकिंग होगी, और उसमें से जो जिन जिलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 100 ऐसे जिलों को इसमें निर्धारित करके इसमें लिया जाएगा. 11. सर, जैसा कि राज्यों की बड़ी भूमिका इसमें होगी, मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से, किस तरह से स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होगा? चूँकि 11 मंत्रालय हैं, उनको अपने अपने प्रोग्राम्स लगभग 35 प्रोग्राम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, 36 प्रोग्राम जो है कन्वर्जेंस के जरिए लाने हैं. तो स्टेट्स के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया? कृषि प्रैक्टिकली राज्य का विषय है हमारे संविधान के अनुसार, और राज्यों के साथ मिलकर ही कृषि के सारे कार्यक्रम अभी भी किए जाते हैं. आज भी एग्रीकल्चर के जितने भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, राज्यों के साथ मिलकर ही उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है. और इस पर्टिकुलर स्कीम में तो कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा इंटेंस रहेगा. कई तरीके से इसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स बनाए गए हैं, जिस तरह से ये देखिए आपके सामने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे टीम्स बनाई जाएंगी. एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बनेंगे,
कंसल्टेशन के माध्यम से कंप्लीट इसका एक्शन प्लान बनेगा, तो बहुत ही इंटेंस इसमें रोल रहेगा स्टेट्स का। थर्ड फ्लोर 165। ये जो सारी योजनाएं आप लेकर आ रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर में, किसानों तक ये कैसे पहुंचेगा कि हाँ उनके लिए कुछ स्पेशल आया है जिसका बेनिफिट उनको आपके माध्यम से? थैंक यू। दूसरा सर, एनटीपीसी को जो आपने ग्रीन रिन्यूएबल जो फ्रीडम दिया है, क्या उसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल, एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ जुड़े हुए कई छोटे और खासकर एमएसएमई से जुड़े बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलता है। 232 अपना परिचय भी दें। सर अनिरुद्ध हूँ मैं, दैनिक भास्कर से। सर ये जो एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जो धन धान्य वाली योजना है इसमें एस्पिरेशनल